हेलो आइडल्स। हेलो वेलकम टू द चैनल। ओके, हेलो सभी को। हेलो चैनल। सबसे पहले ये बताइए कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारियां शो को लेकर? बहुत बढ़िया तैयारियां चल रही हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अभी शो को लेके, क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं। तो हम लोग अभी अपना बेस्ट दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हैं। और इंडियन आइडल का सफर कब शुरू हुआ और कैसा चल रहा है? पहले इतिहास बोलो। कैसे शुरू अच्छा हुआ? बोलता शुरू हुआ हमारा तो अभी कुछ 4 महीने हो चुके हैं। तो शुरुआत के दिनों से ही बोलते हैं कि आइडल एक अलग प्लेटफॉर्म है हमारे सबके लिए। जो भी गाना गाते हैं आपको सभी बोलेंगे, क्योंकि जो भी गाना गाते हैं उनका पहला सपना आइडल ही होता है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा मंच है। तो हम भी सोचते थे कि कभी आके गाना गाए, कभी आके वो स्टेज पे खड़े हो। तो अभी आ गए हैं तो अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इतने गुणी हमारे ग्रूमर्स हैं, हमारे इतना अच्छा स्टाफ है और इतना अच्छा सब लोग हैं, सबसे इतना अच्छा इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। स्पेशली हमारे जजेस हैं तो उनसे भी इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं तो खुद बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। तो मैं जब 4-5 साल की थी तब से मैंने गाना शुरू किया और मैंने पहले अपने पापा से ही सीखा है। और उसके बाद 2021 में मेरा एक मराठी शो में सिलेक्शन हुआ था पहली बार। तो मेरे पापा खुश थे क्योंकि पहले मैं टीवी पे देखने वाली थी। और फिर 2023 में मैंने और एक मराठी शो किया, सिंगिंग रियलिटी शो। फिर उसके बाद मतलब तब भी मैं 14 साल की थी तब मुझे कॉल आया था इंडियन आइडल का। तब मैंने कहा था कि मैं अभी 14 की हूँ तो नहीं आ सकती। तो फिर मैं 15 की होने के 2 महीने बाद फिर जैसे ही मैं 15 की हुई जैसे मैं 15 की हुई तभी 2 महीने बाद कॉल आया। बहुत लेट हो गया कर दिया। तब मैंने ऑडिशन दिया ऐसे ही। अभी तो बहुत साल ट्राई करना पड़ेगा फिर होगा, ऐसे करके मैंने ऐसे ऑडिशन दे दी। फिर वो होते होते मैं थिएटर राउंड तक पहुंची। फिर थिएटर राउंड में मैं रिजेक्ट हो गई। फिर हाँ, तो फिर मैं घर वापस आ गई। तो मुझे वैसे भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं हो जाऊंगी, क्योंकि पहली बार फर्स्ट आया था। और तो फिर उसके बाद बादशाह सर का वीडियो कॉल आया अचानक से। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इंडियन आइडल में बहुत मिस कर रहा हूँ और मैंने तुम्हारे लिए कुछ तो भेजा है। तो मैंने जब वो बॉक्स ओपन किया उसमें प्लैटिनम माइक था और वो देख के मैं बस खुश हो गई। हाँ। तो फिर वो लेके मैं इंडियन आइडल में आ गई। हाँ, तो इंडियन आइडल बेसिकली मेरे लिए मेरे म्यूज़िकल जर्नी का एक रीस्टार्ट बटन है, क्योंकि मैं 12 साल पहले इंडियन आइडल किया था मैंने, जब मैं 13 साल की थी और मैं टॉप 5 में थी, फिनालिस्ट थी उस सीज़न की। उसके बाद फिर मेरे लाइफ ने बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए, जिसके बारे में सबको ऑलरेडी पता है। फिर लेकिन एक चीज़ मैंने कॉन्स्टेंटली नहीं छोड़ी थी, वो थी भगवान पे अपना आस रखना और ये मैनिफेस्ट करना कि एक ना एक दिन वापस से इसी फील्ड में मुझे आना है और मुझे मुंबई ज़रूर जाना है। तो अभी फ़िलहाल तो बैक टू कट टू जहाँ मैं थी पटना में, मैं वहाँ जॉब कर रही थी, सेल्स की जॉब कर रही थी। एक दिन में 30 किलोमीटर स्कूटी चला के जाती थी, क्लाइंट से मिलती थी, सेल्स का टारगेट हिट करती थी। 2 साल जॉब किया। फिर मैंने सोचा कि अब मुंबई के लिए मुझे रुख करना है, पर कैसे करना है ये नहीं पता था, क्योंकि उतना ज़्यादा फाइनेंसेस उतने थे नहीं। जितना मैंने सेव किया था दैट वुड हैव नॉट बीन इनफ इस शहर में रहने के लिए। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाट नेक्स्ट। तो फिर मैं अपने बड़े भैया के पास बैंगलोर में गई। बैंगलोर में जाने के बाद आई स्टार्टेड असिस्टिंग पीपल इन द स्टूडियो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं म्यूज़िक कहाँ से सीखूँ, मुझे था कि मुझे म्यूज़िक के माहौल में रहना है बस। क्योंकि मुझे किसी ने मेरे जान पहचान में बोला था कि अगर तुम ऑनेस्ट रहोगी और तुम्हारे में वो बात होगी तो नेचर तुमको खींच के वहाँ ले जाएगा जहाँ तुमको जाना है। तुमको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। एफ़र्ट तो खैर बहुत ज़्यादा करना पड़ा, बट उसका कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आज जहाँ पर है ना, यहाँ पहुँचने के लिए लोगों ने कई सालों का रियाज़ किया है। और ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे ऊंच नीच, कौन कम सीखा है कौन ज़्यादा सीखा है, इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ सिर्फ आपकी आवाज़ बोलती है। और अगर आज मैं यहाँ तक आई हूँ तो सबसे पहले तो इंडियन आइडल का शुक्रिया है कि मुझे इतनी इज़्ज़त दी और मुझे इस काबिल समझा, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यही बोलना चाहती हूँ। और सिंगिंग की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? बताओ।
बता। मैं पहले बोलूँ? हाँ एकदम। मुझे इंस्पिरेशन मेरे पापा से ही मिली है। मेरे पापा भी गाते हैं, तो कुछ लोकल शोज़ करते हैं, तो उन्होंने मुझे सिखाया, तो वही मेरी इंस्पिरेशन। जैसे आप सभी को पता है कि मैं भी मेरे पापा से सीखा हुआ हूँ। वो भी एक म्यूज़िशियन है और वो खुद भी सिखाते हैं बच्चों को, तो मैं भी उनके पास ही सीखा हुआ हूँ। तो पहले इंस्पिरेशन तो वही है, क्योंकि उनको देखते हुए बड़े हुआ हूँ, वो कैसे गाते हैं, वो कैसे वो करते हैं। फिर आते हैं इंस्पिरेशन जो कि हमारे दिग्गज सिंगर्स थे और अभी हैं, जो मतलब किशोर दा, रफ़ी साहब, लता जी, सब लोग। और अभी के देखने जाए तो अरिजीत सर, श्रेया मैम, सोनू सर और बहुत सारे लोग, राहत साहब, ये जैसे मैं राहत साहब को बहुत फॉलो करता हूँ। तो ये सब लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं और मैं इनका बहुत ज़्यादा इनको सुनता हूँ और इनको अपने अंदर ढालने की कोशिश करता हूँ। तो यही है। हाँ, मेरी इंस्पिरेशन रही है, सबसे पहले इंस्पिरेशन तो लता जी, आशा जी ही रही हैं। और सौभाग्य ऐसा हुआ है कि लता जी के गोद में भी मैंने सिर रखा है अपना 12 साल पहले, और लता जी के साथ 2 घंटे लाइफ के सबसे प्रीशियस 2 घंटे मैंने बिताए हैं पेडर रोड पे, जो उनका घर है हाजी अली के आगे। तो वहाँ लता जी और उषा जी दोनों के पास बैठी, उनसे बातें की है, उनसे आशीर्वाद लिया है और उनके सामने गाना भी सुनाया है। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो वही है। और उसके बाद अगर कोई इंस्पिरेशन है तो वो है श्रेया दी, क्योंकि श्रेया दी सिर्फ अच्छी सिंगर नहीं, बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है। और वो एक बात पे बिलीव करती है कि अगर आप ट्रू, एक बार मतलब उन्होंने ये भी कहा था कि आपका नेचर अच्छा है ना, तो आपका गाना भी अच्छा होगा। तो मुझे वो बहुत पसंद आती है। और मुझे शिल्पा राव बहुत पसंद है, क्योंकि शिल्पा राव की जो वोकल टेक्सचर है वो बहुत हटके है, बहुत अलग है। वो मिड रेंज में ही गाती हैं, बट क्या गर्माहट है उनकी आवाज़ में। तो मुझे ये लोग बहुत पसंद है। जब आप लोग स्टेज पर परफॉर्मेंस देने जाते हैं तो मतलब क्या रहता है, नर्वसनेस रहती है या फिर ऐसा रहता है कि ठीक है जब उधर देखेंगे? आइडल के स्टेज पे पहले हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जब पहली बार मैंने स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए मतलब मैं स्टेज पे गया तो हाँ, एक टेंशन तो था कि इतना बड़ा मंच है, जो कि मतलब एक सपनों का मंच है, जो कि मैंने बहुत दिन से देखा है कि यहाँ पे जाना है। आज मैं वहाँ पे खड़ा हूँ तो एक तो थोड़ा सा मतलब मैं शिवर तो हो रहा था कि कैसा होगा वो लोग, और सामने भी कौन बैठे हैं, विशाल सर, श्रेया मैम, बादशाह सर, मैं क्या ही बताऊँ मैं अभी। और तब जब मैं गाना गा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो वो प्रॉब्लम मतलब वो जो टेंशन और वो जो माहौल थोड़ा बहुत टेंशन देता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैंने सोचा था कि अच्छे से गाना है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे आना था आइडल में। तो हाँ, वो माहौल जो था मतलब वो टेंशन वाला माहौल था, लेकिन मैंने उसको ओवरकम किया। और ऑफ कोर्स जिस रियलिटी शो में मुझे इतने दिन से आना था, तो वहाँ पे आने के लिए मुझे अच्छा परफॉर्म करना था। तो मैंने सोचा कि नहीं, टेंशन को साइड में रखते हैं, अच्छे से गाना गाते हैं और अपना ड्रीम जो है उसको अचीव करते हैं। तो यही सोचा था मैंने, और अभी तक वही चल रहा है कि नहीं, अभी तो घर जैसा माहौल बन चुका है। अभी तो जो हमारे जजेस एक्चुअली वो तब भी ऐसे थे, अब भी ऐसे हैं। हम ज़्यादा सोच रहे थे क्योंकि वो इतना हम्बल और इतना वो लोग प्यार करते हैं हमसे, सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं, ऑफ स्क्रीन भी। वो लोग आके हमको बताते हैं कि ये तुम्हारा ऐसा कर सकते हो, इतना अच्छा होगा, थोड़ा बहुत अगर सुर इधर उधर हुआ तो देख लेना, इसको ऐसे हो सकता है। तो ज़्यादातर सभी आके इतना प्यार करते हैं, तो हमें अभी घर जैसा माहौल लगता है। वो हम जब स्टेज पे आते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें जैसे जो पेरेंट्स होते बैठे रहते हैं, उनको जो आशा रहती है कि ये अच्छा गा दे, वो सोचते हैं कि अरे ये अच्छा गा दे। तो ऐसे ही होता है उनका भी, तो हम वैसे ही गाते हैं कि वो खुश हो जाए बस। तो इसीलिए वो अभी टेंशन भरा माहौल नहीं रहता, अभी मस्ती और आनंद बस। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो उबासी कर बोलो, उबासी ले लिया ही, अभी कुछ दूसरा मत कर। चलो। हाँ, तो परफॉर्मेंस के पहले थोड़ी नर्वसनेस तो होती है, पर मैं जब ऑडिशंस में थी ना, मतलब पहले थिएटर राउंड और उसके पहले वाला जजेस राउंड, तो उसमें मुझे बहुत नर्वसनेस थी। मैं बहुत डरी हुई थी कि कैसा होगा गाना, मुझे श्रेया मैम के सामने गाना है, विशाल सर के सामने गाना है। और मैं पहली बार मतलब किसी हिंदी मतलब
नेशनल रियलिटी शो या क्या क्या कह सकते हैं, नेशनल। हाँ, तो वहाँ परफॉर्म कर रही थी, तो इसीलिए मैं बहुत डरी हुई थी। पर जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो पहले एपिसोड से मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं ज़्यादा, तब से मैं बहुत ऐसे चिल हो गई। मेरे साथ थोड़ा उल्टा है। मैं सबसे कम डरी हुई थी ऑडिशंस में, क्योंकि ऑडिशंस में क्या था ना कि मैंने कभी जजेस को देखा ही नहीं था सामने से, तो मैं माइंड में कुछ भी लेके नहीं गई थी कि मुझे जज करेंगे कि क्या करेंगे। मैंने कहा था कि चलो यार देख लेते हैं, होता तो होता, नहीं होता है तो फिर कुछ और करेंगे, प्लान भी करेंगे। मैंने वही ऑडिशन में भी वही बोला था कि नहीं होगा तो फिर कॉर्पोरेट में चले जाएंगे। बट जैसे जैसे मैंने जजेस के गुण को पहचाना, उनके फ़न को देखा, सामने से उनकी एबिलिटीज़ को देखा, तो वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट एक जो कहते हैं ना एक टेंशन, वो मेरी बढ़ते गई। बिकॉज आई नो द पर्सन हु इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज़ द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक के सागर हैं ये लोग। तो मुझे और एक होता है आपको एज के साथ ना आप थोड़ा ज़्यादा सोचने भी लगते हो, दैट इज़ समथिंग विच कम्स विथ एज, यू थिंक अ लॉट। तो अब जिस एज में मैं हूँ, आई एम 26, आई विल बी 27 नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, कमिंग ईयर, तो बहुत सारी चीज़ें चलती है दिमाग में जब आप स्टेज पे जाते हो कि बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो एक डर रहता है, वो जो रोलिंग बोलते हैं ना, उस समय एक धड़ होती है, वो जो टक 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 वो जो मेट्रोनम देते हैं ना, वो यही सबसे बड़ा डर है। लाइफ का सबसे डरावना साउंड यही है। लाइफ का सबसे डरावना साउंड लाइफ का वो है जो सोनू दादा टक 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 देते हैं। इसके बाद जब हम गाना शुरू कर देते हैं उसके बाद खत्म हो जाती है। सो बीइंग अ सिंगर मतलब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अपनी वॉइस मेंटेन करने के लिए? मैं तो कुछ नहीं रखता। मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मैं आइसक्रीम खाती हूँ, मैं कुछ भी खा लेती हूँ, अचार कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि अचार भी खा लेती हैं? मैं गर्म पानी भी नहीं पीती, मतलब ऐसी आदत, मतलब बहुत से सिंगर्स होते हैं जो गर्म बच्ची पानी हो अभी? पीती हो ऐसा, पर मुझे ऐसा 15 साल की छुटकी है, इसको कुछ ऐसा हाँ, गर्म पानी पीना भी मैं पीती नहीं। पहली बात, गर्म पानी मुझे अच्छा नहीं लगता, वो पी के ऐसा अजीब सा लगता है। तो जो है सो है। कोई रॉकेट साइंस हम लोग नहीं करते हैं। हाँ। नॉर्मली जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहते हैं वैसे ही रहते हैं। ख्याल रखना एक अलग चीज़ है कि कोई भी कुछ भी चीज़ हम ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग ज़ोर से चीख नहीं सकते, हाँ, कि अगर हम लोग चीख दे तो आपको वोकल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ता है, ये सबको पता है। तो अगर हम ज़ोर से चीख दे तो या फिर ज़ोर से खांस दे तो वो प्रॉब्लम होता है, तब वोकल कॉर्ड वो बैठ जाते हैं, तो 2 दिन टाइम लगता है वो रिकवर होने में। तो वो नहीं कर सकते हैं और रियाज ऑफ कोर्स मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आपका वोकल तभी चलेगा जब आप प्रॉपर रियाज करेंगे। तो हर दिन कुछ ना कुछ, कितना भी आपको कभी भी टाइम मिले, थोड़ा सा रियाज करना पड़ेगा। और मैं सब खाता हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं है, मैं ठंडा भी खा लेता हूँ, पी लेता हूँ और सब कुछ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, वो सब मैं नहीं करता। अरे कोई बोलना, नहीं मैं थोड़ा ख्याल रखती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा वोकल टेक्सचर, मेरे जो टेंडेंसी है वो, मेरा गला बहुत जल्दी बैठता है। तो मैं जो नॉर्मल प्रिकॉशंस जो शुभजीत ने बताया वही लेती हूँ, जो लोग नहीं लेते हैं वो मैं करती हूँ। मैं खट्टा नहीं खाती हूँ, ठंडा नहीं खाती हूँ, तीखा नहीं खाती हूँ, ज़्यादा दही नहीं खाती हूँ। जो भी चीज़ मुझसे हो सकती है मेरी क्षमता में जो भी है वो मैं नहीं करती, क्योंकि हर किसी का वोकल कॉर्ड्स का रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होता है। मेरा बहुत सेंसिटिव है, तुरंत बैठ जाता है, तो मैं सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ और ज़ोर से बात तो बिल्कुल भी नहीं करती। आप तीनों को कोई ऐसा मोमेंट जो आपने इमेजिन किया हो और आपको वो मिला हो, हुआ हो ऐसा? ऑफ कोर्स मेरे लाइफ में बहुत बड़ा एक मोमेंट है, मैंने इमेजिन किया। मैं तो ये मतलब बचपन से सोचते हुए आ रहा हूँ कि मैं कभी तो एक बार एक लाइन श्रेया मैम के साथ गा लूँ, जो कि मेरी ज़िंदगी का मतलब मेरा सबसे बड़ा मोमेंट वही होगा शायद। तो ये जब मेरे साथ हो रहा था तब मैं सच में कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि जब आपके लाइफ में कुछ इतना बड़ा चीज़ हो जाए कि आप क्या मतलब उस टाइम आपका कोई रिएक्शन नहीं रहता है। तो यही हुआ था उस दिन कि मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया। मैं उनको मतलब वो मेरे सामने थी और मैं कुछ बोल भी नहीं पाया उनको कि मैं कितना उनसे मतलब क्या बोलूँ, कितना प्यार करता हूँ उनसे, सच बोल रहा हूँ। और मैं तब उनके साथ वो 2 लाइन, मेरा गाना ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन, मतलब जो मैंने ऑडिशंस में गाया था वो सबसे बड़ा दिन मेरे ज़िंदगी का, मैं कभी नहीं भूल सकता। वो कुछ 4-5 मिनट वो कभी नहीं भूल सकता मैं, तो वो सबसे बड़ा दिन था मेरे लिए। मेरा नहीं है ऐसा कोई मोमेंट नहीं? मतलब ऐसा सोचा है और वैसा हो, ऐसा तो नहीं, मतलब वो या कोई वो अभी आएगी, वो मोमेंट, वो ट्रॉफी मिलना। बेस्ट मोमेंट? अरे हाँ, बेस्ट मोमेंट वही कि मैं वही नहीं बोलो कि हाँ, मेरे हाँ
वो पिछले इंटरव्यू में बोला था। अरे बोल ना, वो कोई फायदा। लाइफ तो एक ही है ना, वो वही है। एक ही लाइफ रहेगी, अलग अलग हुई थोड़ी। हाँ तो ये इंटरव्यू अलग उठे, जब उसमें मैं अलग। रागिनी नहीं थी। ठीक है चलो। हाँ, जब मैं थिएटर से रिजेक्ट हो गई थी तब हाँ तो तब मुझे बादशाह सर का वीडियो कॉल आया था। फिर उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें इंडियन आइडल में बहुत मिस कर रहा हूँ, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। तो वो ब्लैक बॉक्स था, तो उसमें प्लैटिनम माइक था। वो देख के मैं बहुत खुश हो गई थी और वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट है। हाँ, रागिनी खुद में ही एक मोमेंट है, इतनी छोटी है और इतना सुंदर गाती है, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ मिराक्युलस फॉर एवरीवन। तो क्या ही है, सब कुछ तुम्हारे लिए एक मोमेंट ही है। मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट ये था कि जिस चीज़ का मैंने ड्रीम देखा था कि फॉर वंस आई गेट टू अटेंड द श्रेया मैम्स कॉन्सर्ट, वो मैंने किया। और फ्रंट रो में बैठ के और द श्रेया घोषाल कॉलिंग आउट माई नेम ऑन द स्टेज, कि वो मुझे देख के इतनी खुश हो गई थी। उन्होंने स्टेज से मेरा नाम भी लिया था और अपनी ऑडियंस को मुझसे इंट्रोड्यूस कराया था। तो दैट वाज अ मतलब वर्ड टू रिमेंबर फॉर माई लाइफ टाइम। एक तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा एक गाना ऑडिशन में आज की रात मेरी पहचान बन जाएगा, और वो गाना मेरी पहचान बन गया। मुझे इतना ट्रेंड किया वो गाना, जो मैंने अपने होश में तो ऐसा ट्रेंड करते हुए अपने किसी गाने को देखा नहीं था। और फिर उसी गाने की ओरिजिनल सिंगर ने मेरे साथ वो गाना वापस से गाया आइडल के स्टेज पे। तो दैट वाज अ मैजिकल मोमेंट, एंड द बिगेस्ट मैजिकल मोमेंट वाज अमित त्रिवेदी ऑफरिंग मी अ प्लेबैक इन द फ्यूचर। क्योंकि इसी चीज़ के लिए तो हम यहाँ आए हैं कि कोई तो हमारी आवाज़ को सुन ले और कोई तो हमें एक चांस दे, क्योंकि हम चाहते हैं प्लेबैक करना। तो ये तीनों। अरे हम प्ले फ्रंट है। यस, हाँ, लेकिन बचपन से ये सपना तो रहा है कि उस 70 mm के स्क्रीन पे अपनी आवाज़ सुनने को मिले। और एक सबसे बड़ी मोमेंट है जब आप लोग क्वेश्चन करते हो, रागिनी बोलती है मैं क्या बोलूं। ये सबसे बड़ी मोमेंट है। हम बोल रहे हैं फेवरेट सॉन्ग, ऐसा तो अलग से नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे वो थिएटर वाला गाना बहुत पसंद है जो मैंने थिएटर में गाया, अपना? सुरीली अखियों वाला। कोई भी रैंडम बेस्ट सॉन्ग तो योर गो टू सॉन्ग। सुरीली अखियों वाले कोई भी बोल सकता है, कोई भी। बोल दे कुछ भी, अच्छा लगता है जो। सबसे अच्छा गया वो बोल। हाँ भी जॉनरा बता दो। नहीं, ना मेरी फेवरेट तो बॉलीवुड से वो बॉलीवुड का गाना तो मेरा लता जी कुछ बोला, आशा जी लता जी का कुछ गाना। पहला गाना कौन सा गाती है उसका? अरे कौन सा उनका बोलता है बता दो, क्वेश्चन तो देना। वही तो एक नहीं सुनता, सभी लास्ट वाला ऐसे। जो कौन सा गाना है? लास्ट पंचमन बोलते। नहीं, मुझे लता मंगेशकर जी का सुनो सजना बहुत अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट गाना है दो नैना और एक कहानी, जो कि आरती मुखर्जी जी ने गाया है, जो कि पूरी लाइफ के बारे में बता देता है। तो दैट इज़ माई फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सिंगर्स लता जी। फीमेल सिंगर्स में लता जी, आशा जी और श्रेया मैम, और मेल सिंगर्स में सोनू सर, अरिजीत सर। ऑफ कोर्स किशोर दा, रफ़ी साहब और आशा जी, लता जी और सोनू सर, श्रेया मैम, अरिजीत सर, बहुत सारे भी ख़त्म नहीं होगा मैं अगर बोलने लगा तो। बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, राहत साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, बहुत सारे लोग हैं। एक एक्टर जिसके लिए आप गाना चाहोगे, इसके लिए एक song शाहरुख खान वाला, और कभी भी कभी भी। मैं किसके लिए गाना चाहूँ? हाँ बोलो पहले। बोलिए शाहरुख खान। मेरा भी ये क्वेश्चन मेरे लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। कौन सी? श्रद्धा कपूर। मराठी बोलना। दीपिका। ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।